एक हॉलीवुड कानूनी जंग जो लगभग 2 साल तक चली। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न के आरोप, एक गुप्त बदनाम करने की साजिश और ऐसे टेक्स्ट मैसेज जिनसे टेलर स्विफ्ट भी इस पूरे मामले में घसीटी गई। इन सब पर बनी एक फिल्म ट्रायल से 2 हफ्ते पहले ही ये खत्म हो जाता है। स्वागत है साइड बार में, जो लॉ एंड क्राइम पेश करता है। मैं जेसी वेबर हूं। ठीक है, बहुत जल्दी मुझे आपको इस स्पॉन्सर के बारे में बताना है, इस ऐप के बारे में जो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसका नाम है अपसाइड। अपसाइड आपको पेट्रोल, किराना, टेकआउट जैसी रोजमर्रा की खरीदारी पर अतिरिक्त कैशबैक देता है। बस फ्री में अपसाइड डाउनलोड करें। आप उनके 1 लाख से ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करते हैं। आप अपनी कार्ड से सामान्य तरीके से पेमेंट करते हैं। आप खरीदारी को वेरीफाई करते हैं और बस ऐसे ही आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। मान लीजिए मुझे पेट्रोल लेना है या किसी रात टेक आउट करना है, तो मैं सबसे पहले अपसाइड ऑफर्स सर्च करूंगा। जब मैं खर्च करता हूं, पैसे ऐप में आते हैं, जिन्हें सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। अपसाइड के नियमित यूजर्स औसतन साल में $254 वापस पाते हैं। कैशबैक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर कोड स्कैन करें। प्रोमो कोड साइड बार इस्तेमाल करें ताकि पहली पेट्रोल टंकी पर हर गैलन 25 सेंट बोनस मिले। ब्लेक लाइवली और जस्टिन बैल्डोनी ने 2024 की फिल्म इट एंड्स विद अस में साथ काम किया था, जिसमें वो डायरेक्टर थे और वो स्टार थीं। कोर्ट में दायर दस्तावेजों के मुताबिक लाइवली ने बाल्डोनी पर सेट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अपमानजनक टिप्पणियां की गईं, बिना इच्छा के शारीरिक संपर्क हुआ और ऐसा अजीब माहौल बनाया गया जैसा उन्होंने दोस्त को भेजे टेक्स्ट में लिखा। ये लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं, अपने हार्मोन अपने तक रखो। उन्होंने उनकी प्रोडक्शन कंपनी वेफेरर स्टूडियोज पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने क्राइसिस पीआर विशेषज्ञों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के जरिए उनके खिलाफ एक संगठित बदनाम करने का अभियान चलाया ताकि उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद किया जा सके। दिसंबर 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लाइवली ने कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज की, जो बाद में संघीय मुकदमे में बदल गई। बाल्डोनी ने सभी आरोपों से इनकार किया और अदालत में कहा कि लाइवली ने ही उनसे फिल्म चुराई, प्रचार न करने की धमकी दी और उन पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की। बाल्डोनी ने लाइवली पर झूठे आरोपों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया, तो उन्होंने पलटवार किया। बाल्डोनी ने अपना खुद का मुकदमा दायर किया। उन्होंने लाइवली के खिलाफ मानहानि का दावा किया। वैसे उन्होंने उनके पति रायान रेनॉल्ड्स और उनके पब्लिसिस्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी मुकदमा किया, जिसमें एक लेख का शीर्षक था, हम किसी को भी हॉलीवुड की बदनामी मशीन में दफना सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा देखी गई फाइलिंग्स के अनुसार एक जज ने बाल्डोनी के मुकदमों को खारिज कर दिया, यह फैसला सुनाते हुए कि लाइवली और टाइम्स को मूल रूप से सुरक्षा प्राप्त थी। उन्हें कानूनी विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित किया गया था। टाइम्स ने बाल्डोनी की कंपनी वेफेरर स्टूडियोज पर मुकदमा किया, वकीलों की लागत के लिए हर्जाने मांगे और एंटी स्लैप कानूनों का हवाला दिया। मामला अभी चल रहा है। मूल रूप से हम जिस झगड़े की बात कर रहे हैं, बाल्डोनी और लाइवली के बीच ये लड़ाई 18 महीनों तक चली। पेज 6 के अनुसार दोनों पक्षों ने मिलाकर कानूनी फीस पर $60 मिलियन खर्च किए और फिर अप्रैल 2026 में न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यह बहुत बड़ी बात थी। एक संघीय न्यायाधीश ने लिवली के यौन उत्पीड़न के दावों को खारिज कर दिया, ये फैसला सुनाते हुए कि वो एक स्वतंत्र ठेकेदार थीं, कर्मचारी नहीं, तो मूल रूप से वे कानून शायद उस पर लागू नहीं होते थे। न्यायाधीश ने उसके प्रतिशोध और अनुबंध उल्लंघन के दावों को मुख्य रूप से प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ मुकदमे तक आगे बढ़ने दिया, बाल्डोनी के खिलाफ नहीं। मुकदमा 18 मई को तय हुआ। हम इसे यहां साइड बार पर कवर करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है? 4 मई को, यानी शुरुआती बयानों से 14 दिन 2 हफ्ते पहले, जूरी चयन से पहले, उन्होंने समझौता कर लिया। अब हमें लाइवली बनाम वेफेरर स्टूडियोज मामले में पक्षों का संयुक्त बयान वकीलों द्वारा मिला है। तो ब्रायन फ्रीडमैन, एलेन गैरोफिलो, माइकल गॉटलिब, एग्रा हडसन, और इसमें यह लिखा है, ब्लेक लाइवली और वेफेरर स्टूडियोज के बीच चल रहे मुकदमे में पक्षों ने मामलों को सुलझाने के लिए एक समझौता कर लिया है और निम्नलिखित संयुक्त बयान जारी किया है। फिल्म इट एंड्स विद अस हम सभी के लिए गर्व की बात है, जिन्होंने इसे जीवंत किया। घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों के जीवन में जागरूकता बढ़ाना और सार्थक प्रभाव डालना, क्योंकि यही इस फिल्म का उद्देश्य था और सभी पीड़ितों के लिए यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसका हम समर्थन करते हैं।
हम मानते हैं कि इस प्रक्रिया में चुनौतियां आईं और मिस लाइवली की चिंताओं को सुना जाना चाहिए। हम अनुचित व्यवहार और गैर उत्पादक माहौल से मुक्त कार्यस्थल के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सच्ची आशा है कि इससे इस मामले का समापन होगा और इसमें शामिल सभी लोग, जिसमें ऑनलाइन भी एक सम्मानजनक माहौल शामिल है, रचनात्मक और शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकेंगे। मैं इस बयान का अर्थ समझाना चाहता हूं। अब स्पष्ट रूप से कहूं तो हमें इस समझौते की शर्तों की जानकारी नहीं है। इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। आमतौर पर इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। यह किसी भी तरह की गलती को खुलकर स्वीकार नहीं किया गया है। पेज 6 के मुताबिक अधिकारी इस पर बटे हैं कि दोनों सितारे अपनी छवि वापस पा सकते हैं या नहीं। एक महिला स्टूडियो कार्यकारी ने कहा, जस्टिन की बाजार में इतनी कीमत नहीं कि वह सेट को असुरक्षित बनाने के संदेह को दूर कर सके। मुझे नहीं लगता वह अभी किसी फिल्म की कास्ट तय कर पाएगा। ब्लेक को कुछ समय के लिए ब्रेक और पहली सैलरी में कटौती करनी होगी, लेकिन वो फिल्म स्टार है। सेट पर क्या हुआ था? कौन सच बोल रहा था? समझौता क्यों हुआ? इस मामले में जो लगभग ऐसा लग रहा था कि यह डेब बनाम हर्ट जैसा कुछ बन सकता है, और जहां आपको लगता है कि दोनों पक्षों को अपनी अपनी कहानी बताने के लिए इसे ट्रायल तक ले जाना ही पड़ेगा, है ना? ये समझौते पर क्यों खत्म हुआ? फैसले के बजाय ये संयुक्त बयान पर क्यों खत्म हुआ? थोड़ी देर में पूर्व संघीय अभियोजक और एलए के वकील नीमा रोमानी हमारे साथ होंगे, जो बताएंगे कि हॉलीवुड में ताकत, प्रचार और कानून कैसे चलते हैं और उनका क्या मानना है। सबसे पहले मैं आपको पूरी स्थिति और संदर्भ समझाता हूं। फिल्म इट एंड्स विद अस की शूटिंग 2023 में शुरू हुई थी। ब्लेक लाइवली ने लिली ब्लूम का रोल निभाया। जस्टिन बेल्डोनी ने निर्देशन और उनके प्रेमी का किरदार निभाया। कोर्ट में दायर दस्तावेजों के मुताबिक चीजें तुरंत ही गलत हो गईं, लेकिन कोर्ट फाइलिंग्स के अनुसार दो अलग-अलग कहानियां सामने आई हैं। दोनों पक्षों ने इन्हें शपथ लेकर कानूनी दस्तावेजों में दर्ज किया। पहले ब्लेक लाइवली का पक्ष। संशोधित शिकायत के अनुसार 18 फरवरी 2025 को दायर दस्तावेज में लाइवली ने आरोप लगाया कि फिल्म के पहले हफ्ते ही जस्टिन बेल्डोनी और जेमी हीथ, वेफेयर स्टूडियोज के सीईओ ने उन्हें असहज किया। उन्होंने दावा किया कि बाल्डोनी ने अपनी पोर्नोग्राफी की लत के बारे में बात की और अपनी सेक्स लाइफ के बारे में भी विवरण साझा किए। उनकी शिकायत के अनुसार बाल्डोनी ने क्रू के सदस्यों के सामने घोषणा की कि उन्होंने कभी पोर्नोग्राफी नहीं देखी है। वो कहती हैं कि स्लो डांस सीन में बाल्डोनी ने, मैं दस्तावेज से पढ़ रहा हूं, बार बार मिस लाइवली की ओर झुके, उन्हें चूमने की कोशिश की, उनका माथा चूमा, अपना चेहरा और मुंह उनकी गर्दन से रगड़ा, अपना अंगूठा उनके मुंह तक ले जाकर उनके निचले होंठ को हल्के से झटका, सहलाया और कहा, वह कितनी अच्छी महक रही हैं। इनमें से कुछ भी तब नहीं हुआ जब मिस्टर बैल्डोनी अपने किरदार राइल में थे, क्योंकि दोनों ही करीबीपन और संवाद उस स्क्रिप्ट से अलग थे जिस पर पहले से सहमति बनी थी। उन्होंने दावा किया कि हीथ ने मेकअप ट्रेलर में उनके नग्न स्तनों को घूरा। शिकायत के मुताबिक हीथ बिना बताए तब आ गए जब वो मेकअप हटा रही थीं। उन्होंने हीथ से पीठ घुमाने को कहा, लेकिन बातचीत के दौरान मिस लाइवली ने देखा कि मिस्टर हीथ उन्हें तब सीधे घूर रहे थे जब वो टॉपलेस थीं। जब उन्होंने हीथ को टोका तो मिस्टर हीथ ने इसे यह कहकर टाल दिया कि ये उनकी आदत है कि वो बात करते समय सामने वाले को देखना पसंद करते हैं। उनकी शिकायत के अनुसार 24 मई 2023 को उन्होंने दोस्त को मैसेज किया, मैं तुम्हें कल सेट पर बुलाने वाली थी, आज तो एचआर वाले पागल हो गए हैं, मुझे ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। मेरा मतलब है पहले भी था, पर आज घर आकर रो पड़ी। बाद में उसी बातचीत में उद्धरण, घिनौने लोग, अपने हार्मोन्स अपने पास रखो, ये मेरा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी नजर, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी जुबान या तुम्हारी नग्न पत्नी के वीडियो नहीं चाहिए। हाँ, ये चौंकाने वाला है, जो कर लो। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी चिंताएं सोनी को बताईं। एक महिला कलाकार ने भी बाल्दोनी के व्यवहार पर चिंता जताई थी। शिकायत के अनुसार 1 जून 2023 को बाल्डोनी ने लिखित में चिंताएं स्वीकार कीं और कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है, बदलाव होंगे। अब वो कहती हैं कि इसे सुधारने के लिए कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसलिए जब हड़तालों के कारण प्रोडक्शन बंद हो गया तो उन्होंने वापस लौटने से इनकार कर दिया, जब तक कि कुछ प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए गए। 9 नवंबर 2023 को उनके वकीलों ने प्रोडक्शन में वापसी के लिए सुरक्षा नाम से 17 मांगों की सूची भेजी। उनकी एक मांग थी कि हमेशा इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर रहें, अंतरंग दृश्य बिना योजना के नहीं होंगे,
व्यक्तिगत यौन अनुभवों पर चर्चा नहीं होगी और जब वह बिना कपड़ों के हों, ट्रेलर में कोई प्रवेश नहीं करेगा। दस्तावेज में लिखा है कि मिस लाइवली द्वारा चिंता जताने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिशोध नहीं होगा। वेफेयर ने जवाब दिया। शिकायत के अनुसार उन्होंने वापस लिखते हुए कहा, हमें इनमें से अधिकांश न केवल उचित लगते हैं बल्कि सभी संबंधित पक्षों के हित में आवश्यक भी हैं। और 4 जनवरी 2024 को न्यूयॉर्क में एक बैठक आयोजित की गई थी और लाइवली की शिकायत के अनुसार उन्होंने 20 विशिष्ट घटनाओं की एक सूची जोर से पढ़ी। वो कहती हैं कि न तो मिस्टर बाल्डोनी और न ही मिस्टर हीथ ने मिस लाइवली के उदाहरणों को गलत नहीं बताया। इसके बाद प्रोडक्शन दोबारा शुरू हुआ और फिल्म पूरी हुई। लाइवली की शिकायत के मुताबिक तभी प्रतिशोध शुरू हुआ। उनका दावा है कि बाल्डोनी ने मेलिसा नाथन की एजेंसी ग्रुप पीआर को संकट पीआर टीम के तौर पर नियुक्त किया और शिकायत के अनुसार नेथन के प्रस्ताव में शामिल था। और फिर से मैं ये दस्तावेज से पढ़ रहा हूं, पूरा रेडिट, सभी सोशल अकाउंट्स को हटाना, किसी भी चीज के लिए पूरी सोशल क्राइसिस टीम तैयार रखना, दर्शकों के साथ सही तरीके से जुड़ना, अटकलों वाले थ्रेड शुरू करना और ये सबसे महत्वपूर्ण है, उद्धरण। ये सबसे जरूरी बात है कि इसका पूरी तरह पता नहीं लगाया जा सकेगा। कथित तौर पर एक दस्तावेज था जिसे सिनेरियो प्लानिंग कहा गया था। ऐसा लगता है कि यह दस्तावेज प्रसारित किया गया था। शिकायत के मुताबिक इसमें ब्लेक लाइवली पर ऐसी कहानियां प्लान करने का प्रस्ताव था कि उनका इंडस्ट्री में नाम अच्छा नहीं है और नारीवाद को हथियार बनाकर इस्तेमाल होने की खबरें फैलाने की बात थी। तो शिकायत में जो टेक्स्ट मैसेज शामिल किए गए थे, उनके अनुसार जब बाल्डोनी को चिंता हुई कि योजना पर्याप्त आक्रामक नहीं है, मेरा मतलब है यही आरोप था, उनकी पब्लिसिस्ट जेनिफर एबल ने जाहिर तौर पर मेलिसा नाथन से कहा कि बाल्डोनी, उद्धरण, चाहती हैं कि ऐसा लगे जैसे उसे दफनाया जा सकता है। यह दस्तावेज से है, हम किसी को भी दफना सकते हैं, पर मैं उन्हें लिख कर नहीं बता सकती। तो लाइवली कहती हैं कि उन्होंने एक ठेकेदार जेड वॉलिस को लाया था ताकि वे उनके खिलाफ यह डिजिटल अभियान चला सकें। शिकायत के मुताबिक 10 अगस्त 2024 को एक टैग कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिवली के खिलाफ नैरेटिव बदलने की कोशिशों के कारण बदलाव देखे। वो कहती हैं, अभियान सफल रहा, नकारात्मक खबरें बढ़ीं, उनके कारोबारों पर नफरत भरी टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। शिकायत के मुताबिक उनकी हेयर केयर लाइन ब्लेक ब्राउन की रिटेल बिक्री 56 से 78% घट गई। वो कहती हैं कि उन्हें धमकियां मिलीं, उनके परिवार को भी धमकियां मिलीं। तो ये लिवली का पक्ष है। अब जस्टिन बाल्डोनी का पक्ष। उनकी शिकायत जो 16 जनवरी 2020 को दर्ज की गई थी से। उद्धरण, इस दस्तावेज के अनुसार लिवली उनके अनुसार वही थे जिन्होंने इस फिल्म की शुरुआत से ही नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी खुद की वार्डरोब चुनने पर जोर दिया, कॉस्ट्यूम डिजाइनर को सैकड़ों तस्वीरें भेजीं, जिससे उन्हें उनकी पूरी वार्डरोब दोबारा खरीदनी पड़ी और बजट से काफी ज्यादा खर्च हो गया। उनका दावा है कि उन्होंने रोजाना सीन दोबारा लिखे, जिसमें महत्वपूर्ण रूफटॉप सीन भी शामिल था। जब उन्होंने अपनी शिकायत के अनुसार हल्का सा विरोध जताया, तो उनके अनुसार वह कई दिनों तक चुप रहीं। और फिर ये बड़ी बात है, उनका दावा है कि ब्लेक लिवली ने उन्हें अपने न्यूयॉर्क पेंट हाउस में बुलाया। दस्तावेज के अनुसार इसी दौरान उनके पति रायन रेनॉल्ड्स भी शामिल होते हैं और उन्होंने लिवली के सीन की जोरदार तारीफ की। फिर वहां एक मशहूर नाम न बताई गई सेलिब्रिटी दोस्त भी थीं, जो उसी दौरान वहां मौजूद थीं। असल में वह मूल रूप से टेलर स्विफ्ट थीं और बाल्डोनी का कहना है कि वह संदेश समझ गए। साथ आओ। शिकायत के मुताबिक लाइवली ने बाद में उन्हें मैसेज किया, जिसमें रेनॉल्ड्स और उस सेलिब्रिटी को अपना ड्रैगन कहा और लिखा कि वे भी जानते हैं कि मैं हमेशा ये सुनिश्चित नहीं कर पाती कि मुझे देखा जाए और मेरी काबिलियत का इस्तेमाल हो, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं किसी की ईगो आहत न हो जाए या प्रक्रिया प्रभावित न हो जाए। उन्हें इसकी फिक्र नहीं है। बाल्डोनी का आरोप है कि लाइवली ने उन पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने उनके वजन को लेकर उन्हें शर्मिंदा किया, जिसे वो नकारते हैं। उनकी शिकायत के अनुसार उसने उन्हें अल्टीमेटम दिया, 2 हफ्ते का समय दिया कि या तो उसकी जगह किसी और को कास्ट करो वरना अंजाम भुगतो, और उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा के लिए एक धमकी के रूप में समझा। वो कहते हैं कि वो लगातार दबाव में थे और खुद को धमकी महसूस कर रहे थे। पावर डायनामिक और उनके स्टारडम की वजह से ये सब हुआ। बाल्डोनी की फाइलिंग के अनुसार प्रोडक्शन में लौटने से पहले लाइवली द्वारा भेजे गए 17 पॉइंट दस्तावेज में झूठे संकेत थे कि एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर पहले से था और लाइवली ने उस कोऑर्डिनेटर से मिलने से मना कर दिया था। उनका कहना है
कि वो उन्हें और हीथ को ट्रेलर में बुलाती थीं जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थीं या दूध निकाल रही थीं, लेकिन अब उन मुलाकातों को उत्पीड़न बता रही हैं। वो 4 जनवरी 2024 की मीटिंग को अलग ढंग से बताते हैं। उनकी शिकायत के अनुसार रेनॉल्ड्स ने उद्धरण आक्रामक लहजे में बाल्डोनी को जमकर लताड़ना शुरू कर दिया, जिसे बाल्डोनी ने बाद में एक दर्दनाक अनुभव के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि 40 साल के अनुभव वाले प्रोड्यूसर ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा। सोनी की प्रतिनिधि ने बाद में कहा कि उन्हें सिर्फ अफसोस है कि वे रयान रेनॉल्ड्स को रोक नहीं पाईं। और जहां तक बदनाम करने की मुहिम की बात है, बाल्डोनी मानते हैं कि हाँ, उन्होंने क्राइसिस पीआर को हायर किया था, लेकिन उनका कहना है कि ये बचाव के लिए था, हमला करने के लिए नहीं। उनकी शिकायत के मुताबिक लाइवली की पब्लिसिस्ट लेस्ली स्लोन नकारात्मक खबरें प्लान कर रही थीं, न कि वो। उनका दावा है कि लाइवली के टेक्स्ट मैसेज में हेरफेर हुआ था, खासकर जब एबल ने नेथन को मैसेज किया, तुमने इस पीस के साथ सच में कमाल कर दिया। और नेथन ने जवाब दिया, इसीलिए तुमने मुझे हायर किया है ना, मैं सबसे बेहतरीन हूं। बाल्डोनी के अनुसार वह व्यंग था। वो कहते हैं कि लाइवली की टीम ने एक अहम इमोजी, उल्टा चेहरा, हटा दिया और वो मैसेज भी छोड़ दिया जिसमें नेथन ने कहा था, यार ये सही नहीं है, क्योंकि ये मैं भी नहीं हूं। उनकी शिकायत के अनुसार लाइवली और रेनॉल्ड्स ने उनसे और वेफेयर से सार्वजनिक माफी की मांग की, ताकि उसके प्रचार को लेकर हुए विरोध की जिम्मेदारी ली जा सके, क्योंकि उस पर आरोप था कि वो फिल्म के विषयों को लेकर असंवेदनशील लग रही थी। लेकिन इसका जवाब ये था कि वही तो उसे करने के लिए कहा गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने मना कर दिया तो उनका कहना है कि सारी सीमाएं पार कर दी गईं। और फिर टेलर स्विफ्ट की बात आती है। मैंने उस मशहूर दोस्त का जिक्र किया था। उनका शपथ पूर्वक बयान दर्ज नहीं हुआ था, वो गवाहों में नहीं थीं, लेकिन सबको लगता था कि मुकदमे में उनका नाम आएगा, क्योंकि बाल्डोनी ने यह दावा किया कि लाइवली ने टेलर स्विफ्ट उनकी ताकत, उनकी शोहरत का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया। बाल्डोनी, क्योंकि ये दोनों महिलाएं कभी अच्छी दोस्त थीं और बाल्डोनी से उनकी बात हुई थी या वे वहां मौजूद थीं। और डिस्कवरी की प्रक्रिया के दौरान कुछ टेक्स्ट मैसेज की बातचीत सामने आई, जैसे कि ये वाली। अगर जस्टिन रणनीतिक होता तो कहता, ट्रेलर में टेलर स्विफ्ट का गाना रखो, क्योंकि इससे फिल्म पर तुम्हारी ज्यादा पकड़ रहेगी। वो तुम्हारी सहयोगी है, ना कि उसकी। लिवली कहती हैं, अपने लिए ऐसा दोस्त चुनो जो असली रोमन साम्राज्य जैसा सोचता हो। स्विफ्ट जवाब देती हैं कि उसकी महिला विरोधी सोच इतनी गहरी है कि वो मानता है महिलाएं शतरंज के मैच जीतने या लंबी रणनीतिक चालें चलने में सक्षम नहीं हैं। ये दो मुख्य वर्षन हैं, और भी बातें हैं, लेकिन मैं इस पर 2 घंटे बोल सकता हूं। हमने कई साइड बार चर्चा भी की हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। करीब 2 साल तक ये दोनों विरोधी कहानियां अदालती दस्तावेजों में दर्ज रहीं, प्रेस में लीक होती रहीं और सोशल मीडिया पर उनकी छानबीन होती रही। हम असल में क्या जानते हैं? सबूतों ने क्या दिखाया? ये मामला एक बड़े सार्वजनिक ट्रायल की ओर बढ़ता दिख रहा था। फिर ये इस तरह क्यों खत्म हुआ? मैं इसे समझना चाहता हूं और ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहता हूं जिसने पहले ऐसे मामले देखे हों। मेरे साथ एलए के वकील, पूर्व अभियोजक नीमा रोमानी है। नीमा, आपको पाकर अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है, उन्होंने समझौता क्यों किया और अभी क्यों किया? क्योंकि काफी समय तक एक कहानी चल रही थी। और हाँ, स्थिति बदल गई है, लेकिन काफी समय तक एक कहानी चल रही थी। उन्हें इसे ट्रायल तक ले जाना था, उन्हें सबूत पेश करने थे, उन्हें गवाही देनी थी, उन्हें अपनी अपनी कहानी बतानी थी। उन्हें उन कहानियों को पलटने का मौका मिलता जो भी बाहर आई थीं। ट्रायल ही वो जगह होती जहां ये सब होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसी मैं भी पहले सोचता था कि मामला ट्रायल तक जाएगा, लेकिन कुछ हफ्ते पहले मैंने अपनी राय बदल ली और इसकी वजह है। मुझे लगा था मामला ट्रायल तक जाएगा क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये ब्लेक लाइवली के लिए पैसे कमाने का मामला भी नहीं है। तुम जानते हो रायन रेनल्ड्स ने मिंट मोबाइल $1 बिलियन में बेचा। ये पैसे से ज्यादा अपनी छवि सुधारने और संदेश देने जैसा है, जैसे जॉनी डेप एम्बर हर्ड मामला। लेकिन अदालत के फैसलों के बाद दावों के मामले में वास्तव में कोई ठोस चीज बाकी नहीं रह गई थी। सबसे पहला झटका जस्टिन बॉल्डनी के मानहानि दावे पहले संशोधन और मुकदमेबाजी विशेषाधिकार के आधार पर खारिज होने से लगा। कुछ हफ्ते पहले ब्लेक लाइवली के यौन उत्पीड़न के दावे इसलिए खारिज हुए क्योंकि वो कर्मचारी नहीं, स्वतंत्र ठेकेदार थीं। अब सिर्फ प्रतिशोध, अनुबंध उल्लंघन और बदनामी जैसे आरोपों पर मुकदमा चलेगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं, इतना दम भी नहीं कि कई लाख डॉलर और कई हफ्ते खर्च कर जूरी ट्रायल करना फायदेमंद लगे। और साफ तौर पर कहूं तो उस ट्रायल में जो बचता
उसमें जरूरी नहीं कि पिछले 2 सालों में जो कुछ हमने देखा है, जैसे सारे टेक्स्ट मैसेज, सारी आरोप प्रत्यारोप, वो सब शामिल होते। ट्रायल में जो चीजें सामने आती वो काफी सीमित होती, है ना? बिल्कुल सही। तो उनमें से कुछ सनसनीखेज सबूत, जैसे वॉइस नोट, बालकनी वाला सीन, टेक्स्ट मैसेज, ये उन दावों से जुड़े नहीं थे जो बचे थे। लाइवली के सबसे मजबूत दावे, कम से कम एक्सपोजर के लिहाज से, वो यौन उत्पीड़न, प्रतिशोध, शत्रुतापूर्ण कार्यस्थल माहौल और लिंग भेदभाव के दावे थे। वही सबसे चटपटा, सबसे सनसनीखेज, लेकिन साथ ही सबसे कीमती भी था। अगर आप स्वतंत्र ठेकेदार हैं, तो ये अधिकार नहीं मिलते, ये सिर्फ कर्मचारियों को मिलते हैं। तो मेरा मतलब है, एक उदाहरण मैं दूँगा, ज़ाहिर है, मुझे आपके शो में आना बहुत पसंद है, मुझे लॉ एंड क्राइम में आना बहुत पसंद है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, ये तो साफ़ है, लेकिन अगर मिल भी रहे होते, तब भी मैं एक स्वतंत्र ठेकेदार ही होता। अगर आप मेरे साथ गंदी, नस्लभेदी या लिंगभेदी बातें करते हैं, तो वो संरक्षित नहीं है और मैं इस पर मुकदमा नहीं कर सकता। तो क्योंकि लाइवली के ज़्यादातर गंभीर दावे अब खत्म हो चुके हैं, अब वास्तव में कुछ बचा ही नहीं है। मैंने कहा था कि दावे खारिज होने पर ये मामला सुलझने की संभावना थी। स्पष्ट है, आपको वो पैसों से भरे सूटकेस नहीं मिल रहे हैं जो मैं आपके ऑफिस भेजता रहता हूं, तो आपको अपने स्टाफ से इसके बारे में पूछना पड़ सकता है। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि यह निराशाजनक है। आपको ढूंढना आसान नहीं है, आपसे संपर्क करना भी आसान नहीं है। ठीक है, मुझे आपसे ये पूछना है। मुझे लगता है ये मामला जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस से अलग है, क्योंकि इसमें सब कुछ सामने आ चुका है। जैसे, अगर ये ऐसा मामला है जिसे आपको सिर्फ अदालत में ही नहीं, बल्कि जनता की नजरों में भी लड़ना था, तो जूरी का फैसला आपको सिर्फ एक हद तक ही फायदा पहुंचा सकता था, है ना? मेरा मतलब है, इस लड़ाई का आधा हिस्सा हमने पहले ही टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो के जरिए देख लिया, जिससे मुझे जनता की नजरों में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे लगता है कि यही एक वजह है कि यह मामला सुलझ गया। और आखिर में मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि अभी, इस वक्त, आखिर जीता कौन? आखिर जीता कौन? मैं कहूँगा कि दोनों ही हार गए, लेकिन मुझे लगता है कि जस्टिन बॉल्डनी ने वापसी की है और आप बिल्कुल सही हैं, ये कभी भी अदालत के बारे में नहीं था, ये हमेशा जनता की अदालत के बारे में था। जब पब्लिसिस्ट पर मुकदमा किया जा रहा हो और उसे केस में घसीटा जा रहा हो, सुनिए, मैं यहाँ एलए में बैठा हूँ, मैं कई सेलिब्रिटीज पर मुकदमे करता हूँ, मैंने सेलिब्रिटीज का प्रतिनिधित्व भी किया है, तो ये खेल का हिस्सा है। मेरे स्टूडियो में जिसमें मैं बैठा हूँ, यहाँ भी पब्लिसिस्ट हैं और मेरे पास बाहरी पब्लिसिस्ट भी हैं, तो आपको दूसरी तरफ दबाव बनाना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि लाइवली ने बैल्डोनी के नतीजे को सच में कम आंका। मुझे लगता है उसने सोचा कि अगर वो कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करेगी और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स वो तीखा लेख छापेगा, तो बैल्डोनी को उनके एजेंट्स विलियम मॉरिस एजेंसी ने छोड़ दिया। उनसे महिला अधिकारों का सम्मान वापस ले लिया गया। जाहिर है, लाइवली को बेहतर फंडिंग मिली है और उनकी स्थिति और आर्थिक संसाधनों के मामले में वो ज्यादा मजबूत हैं। ये बात कि बाल्डनी वापस आए और सच में पूरी कहानी को बदल दिया। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ जेस्सी, मैं शर्त लगाता हूँ कि कमेंट्स में ज्यादातर लोग टीम बाल्डनी के साथ हैं। मुझे लगता है कि उनकी टीम ने अपने अदालती दाखिलों के मामले में और पारंपरिक मीडिया, नई मीडिया और सोशल मीडिया को संभालने के मामले में शानदार काम किया है। ये दिखाने के लिए कि वो ज़रूरी नहीं कि वही उत्पीड़क या घिनौना इंसान थे, जैसा कि लाइवली ने उन्हें दिखाया था। और मुझे लगता है कि लाइवली का इमेज काफ़ी नकारात्मक बनकर सामने आया। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को कीचड़ में घसीटा और यहाँ कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। मुझे संयुक्त बयान दिलचस्प लगा, क्योंकि एक तरह से इसने लाइवली के दावों को स्वीकार किया। इसने यह स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा झेलने का दावा किया था, और यह भी नहीं कहा कि सेट पर कुछ नहीं हुआ। संकेत है कि सेट पर गलत व्यवहार और समस्याएं थीं और चुनौतियां थीं। संयुक्त बयान पर आपकी क्या राय है? इससे आपको क्या समझ आया? देखिए, इसने मुझे बताया और कई लोग कह रहे हैं कि लाइवली ने केस वापस लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो दावे बचे थे, वे लाइवली के ही थे। बोल्डोनी पर भी कुछ हद तक खतरा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सैकड़ों मिलियन डॉलर का था। कम से कम बचाव की लागत तो है ही। उसका कई हफ्तों का समय, कम से कम लाखों डॉलर, शायद इससे भी ज्यादा, इस केस को ट्रायल तक ले जाने में खर्च हो जाता। तो लाइवली के पास अभी भी कुछ हद तक बढ़त थी, हालांकि वो वैसी बढ़त नहीं थी जो उसके पास शुरू में केस फाइल करते समय था। तो उससे कुछ स्वीकार करवाना मुझे लगता है उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, ये असल में जनता की अदालत और बाल्डोनी से कुछ पैसे दिलवाने की बात थी। जाहिर है, हमें नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन अगर कोई ठीक ठाक रकम थी तो मुझे हैरानी नहीं होगी। असल में मजेदार है कि आपने ये कहा।
तो पेज 6 ने खबर छापी कि ब्लेक लाइवली और जस्टिन बैल्डोनी को उनके मुकदमे के समझौते में कोई पैसा नहीं मिला। मुझे नहीं पता उन्हें ये कैसे पता चला। क्या ये शर्तें गोपनीय और सार्वजनिक नहीं होती? आप बताइए कि ये कैसे सही है। तो फिर अगर उन्हें कोई पैसा नहीं मिला और ब्लेक लाइवली को सिर्फ ये संयुक्त बयान और रियायत मिली, तो ये जस्टिन बॉल्डनी के लिए बड़ी जीत है और मैं कहूँगा कि ये ब्लेक लाइवली के लिए काफ़ी बड़ी हार है। मतलब खबरों के अनुसार उन्होंने इस केस पर करोड़ों डॉलर खर्च किए। हैरानी नहीं होगी अगर ये रकम 10 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गई हो। आपको सिर्फ संयुक्त बयान मिला। अगर पेज 6 की रिपोर्ट सच है और पेज 6 काफी भरोसेमंद है, मैंने कल उनसे केस पर बात की थी और मैं इसे नकार नहीं रहा। ये जस्टिन बॉल्डनी और उनके फैंस की बड़ी जीत है। तो मुझे ये भी थोड़ा सा साफ तौर पर बता लेने दीजिए। ब्रायन फ्रीडमैन, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की है, बाल्डोनी के वकील हैं। उन्होंने एनबीसी न्यूज से बात की और कहा कि उनके क्लाइंट इस सेटलमेंट को लेकर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब मौका मिला और केस जिस स्थिति में था, उसे देखते हुए इसे सुलझाने की इच्छा थी, इसलिए जब हमें मौका मिला हमने उसे लिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है वो अपनी कहानी बताना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि एक दिन, शायद जल्दी ही, वो अपनी कहानी बताएंगे और हमें उनकी कहानी सुनने को मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं, जब आपको ऐसा मौका मिलता है जिसमें आपको अपनी कहानी जूरी और कोर्टरूम में मौजूद लोगों के सामने नहीं सुनानी पड़ती और आपके पास पूरा समय और क्षमता होती है कि आप अपने अनुभव की पूरी और सच्ची कहानी बता सकें, तो मुझे लगता है कि यही वो सच में चाहते हैं। मैं उत्साहित हूं कि उन्हें मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि केस मजबूती से लड़ा गया क्योंकि इसमें यौन उत्पीड़न के आरोप थे। जब समरी जजमेंट में 10 या 13 दावे खारिज हुए, तो मुझे लगता है कि इससे केस का स्वरूप, मकसद और असर बदल गया, जैसा आपने कहा। लेकिन मुझे इस बारे में बताइए, क्या आप जस्टिन बैल्डोनी को सामने आकर इंटरव्यू देने की सलाह देंगे? मुझे लगता है कि कई लोग उस इंटरव्यू में दिलचस्पी लेंगे। कानूनी तौर पर बात करें तो क्या इससे वो खतरे में पड़ सकते हैं? संभावना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि लाइवली ने अपना सबक सीख लिया है। मुझे नहीं लगता कि वो फिर से उसके पीछे जाएगी। और जाहिर है, हम जानते हैं कि हॉलीवुड में छवि कितनी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि वो ऐसा ही करेंगे क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को महिलाओं और उनके अधिकारों के पक्ष में बताया है। इसलिए उस धारणा को बदलना ज़रूरी है। मुझे यकीन है, मुझे नहीं लगता फ्रीडमैन ऐसा कहता अगर इसकी तैयारी पहले से ना चल रही होती। वे ईमानदारी से कह सकते हैं, अगर रिपोर्टिंग सही है, कि मैंने ब्लेक लाइवली को एक पैसा नहीं दिया। उन्होंने केस वापस लिया, ये दोनों की सहमति से हुआ। बात बस इतनी ही है। मेरी राय में उन्हें ऐसे इंटरव्यू ज़रूर करने चाहिए क्योंकि इससे उनके और उनके ब्रांड को बड़ा फायदा होगा। मुझे लगता है अब कई लोग जस्टिन बैल्डनी को जानते हैं जो पहले नहीं जानते थे। तो फिर से वो जहाँ थे और अब जहाँ हैं, अगर सच में ये आपसी सहमति से अलगाव था और उन्होंने ब्लेक लाइवली को एक भी डॉलर नहीं दिया, तो ये वाकई में असाधारण से कम नहीं है। आपको क्या लगता है, मुकदमा कैसा दिखता? मेरा मतलब है, ये फिर भी बहुत सीमित था। ये ब्लेक लाइवली बनाम उनकी प्रोडक्शन कंपनी थी, शायद दोनों के खिलाफ भी नहीं, अगर मैं सही समझूं। आपको क्या लगता है कि मुकदमा कैसा दिखता? आपको क्या लगता है, सबूत क्या होते? आपको क्या लगता है, फैसला क्या होता? ये दिलचस्प है। लाइवली की एग्जिबिट और गवाहों की लिस्ट देखकर लगता है कि मुकदमा 1 महीने से ज्यादा चलता। लेकिन आप जानते हैं कि ये फेडरल जज कैसे होते हैं, है ना? मेरा मतलब है, ये सब कुछ जल्दी जल्दी करवाते हैं। मुझे लगता है लाइवली की टीम ऐसी कहानी दिखाना चाहती थी जिसमें मैनिपुलेशन, उत्पीड़न और अपने और दूसरी महिलाओं के लिए आवाज उठाने की बात हो। और वे उन सभी दूसरी महिलाओं को भी लाना चाहते थे जो सेट पर थीं, जिन्होंने बॉर्डोन के साथ इंटरैक्ट किया था, ताकि वे कह सकें कि वो डरावना है और ये उसका तरीका है। आप जानते हैं, एक तरह का सबूत दिखाने के लिए कि ये सिर्फ उसी तक सीमित नहीं था, बल्कि वो दूसरी पीड़ितों को भी परेशान कर रहा था। मुझे नहीं लगता जज इसे मानते। जैसी ये ट्रायल तेज होता जिसमें अनुबंध के उल्लंघन और प्रतिशोध के मुद्दे आते। जाहिर है, कुछ पब्लिसिस्ट गवाही देते, शायद कुछ नुकसान की बात होती, गवाह होते। आप जानते हैं, उस बदनाम करने की मुहिम से उसे जो नुकसान हुआ उस पर। अगर आप मुझसे पूछें तो ये कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाता। जितना लाइवली ने सोचा था उससे कम समय लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता जज इसे मानते। और रायन रेनॉल्ड्स या टेलर स्विफ्ट या बाकी किसी भी कास्ट मेंबर पर, जो इस सब में सहायक किरदार हैं,
इसका क्या असर पड़ेगा? इस घटनाक्रम का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है टेलर स्विफ्ट दूसरी सबसे खुश होंगी कि मामला खत्म हो रहा है। वो नहीं चाहेंगी कि उनका ब्रांड इसमें आए। ऐसा लग रहा था कि आप जानते हैं लाइवली इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। मेरा मतलब है लाइवली मशहूर है, लेकिन टेलर स्विफ्ट तो बिल्कुल अलग स्तर पर है, जिससे बेल्डोनी पर दबाव पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कोई मुकदमे से निपटना चाहता है, खासकर सेलिब्रिटीज। यही आखिरी चीज है जिससे वे निपटना चाहेंगे। मुझे लगता है टेलर स्विफ्ट राहत महसूस कर रही हैं। आप जानते हैं वो शपथ के तहत बयान देने से बच गईं और अब ट्रायल में गवाही नहीं देनी पड़ेगी, जो उनके लिए बड़ी जीत है। आप जानते हैं रायन रेनल्ड्स मुझे लगता है थोड़े बदनाम हो गए थे। वे उन टेक्स्ट मैसेजेस में शामिल थे, उनमें से कुछ काफी आपत्तिजनक हैं। जाहिर है, देखिए हम जानते हैं कि लोग अपने करीबी दोस्तों से एक खास तरीके से बात करते हैं और निश्चित रूप से अपने जीवन साथी से भी वैसे ही बात करते हैं जैसे वे आम जनता से नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता वे चाहते थे कि उनकी सारी गंदी बातें सबको पता चलें, और ये ऐसे तरीके से हुआ जो मुझे लगता है कि ना तो रेनॉल्ड्स और ना ही लाइवली के लिए अच्छा था। स्पष्ट कहूं, अगर कोई सुन रहा है और दावों के खारिज होने पर सोच रहा है, तो ये मामले के गुणदोष के आधार पर नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए, हमें नहीं पता कि उस सेट पर असल में क्या हुआ था, है ना? या बाद में क्या हुआ, है ना? ये दावे, ये मामले बहुत ही खास प्रक्रियात्मक कानूनी आधारों पर खारिज किए गए थे। सही है, और जरूरी नहीं कि ये सच या झूठ या इन आरोपों की विश्वसनीयता की वजह से खारिज किए गए हों। ये सही है जैसी, जब लोग कहते हैं लाइवली को परेशान किया गया या नहीं, हम असल मुद्दे तक पहुंचे ही नहीं। ये सिर्फ प्रक्रियात्मक मामला है, और मैं आपको बता सकता हूं, मेरा मतलब है, लेकिन ये किसी भी रोजगार मामले में प्रक्रियात्मक मुद्दा ही होता है। कुछ ही महीने पहले हम, मेरी लॉ फर्म और मैं कानिया वेस्ट के खिलाफ ट्रायल में गए थे, और असल में एकमात्र मुद्दा यही था कि हमारा क्लाइंट कानिया वेस्ट का कर्मचारी था या वह एक स्वतंत्र ठेकेदार था। इसी वजह से हम ट्रायल में गए। जूरी ने हमारे पक्ष में फैसला किया और माना कि कानिये वेस्ट, जिन्हें अब ये कहा जाता है, ने हमारे क्लाइंट को नौकरी दी थी और कुछ हर्जाना भी दिया। लेकिन अगर वो कर्मचारी नहीं होते तो उस फैसले के फॉर्म पर 50 सवाल थे जैसी। पहला सवाल था, क्या हमारा क्लाइंट टोनी सैक्सन एक कर्मचारी था? अगर जूरी ने नहीं कहा होता तो उन्हें बाकी सवाल छोड़कर बस साइन और तारीख डालनी थी, क्योंकि स्वतंत्र ठेकेदार होने पर हमारे क्लाइंट के कोई अधिकार नहीं होते। ये बहुत दिलचस्प है। ठीक है, देखिए, ये एक बड़ी कहानी का अंत है। वैसे मुझे अब भी लगता है, और अगर मैं गलत हूं तो सुधारिए, कि अभी भी एक मामला बाकी है। मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का मुकदमा शायद अभी भी चल रहा है। मुझे नहीं पता कि आपने कुछ अलग देखा या नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मामला कहां जाएगा या कैसे सुलझेगा। लेकिन देखिए, ये मामला ज्यादातर बाल्डोनी और लाइवली के बीच ही था, जिसे हम सुन रहे थे और जिस पर हम सच में ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हम इसके बारे में संपर्क में रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए एक और रकम भेज दूंगा, ताकि तुम हमेशा साइड बार पर आ सको। लेकिन धन्यवाद, मैं हमेशा इसकी कद्र करता हूं, नीमा। धन्यवाद जैसी, यहाँ आकर अच्छा लगता है। फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी को धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव, सोमवार से शुक्रवार ईस्टर्न समयानुसार रात 11 बजे। फिर मिलेंगे। सभी को नमस्कार।